हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका माइनर सब्जेक्ट का जो पेपर होने वाला है फोर्थ सेमेस्टर का, जेंडर एंड सोशल जस्टिस, उससे संबंधित सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। मतलब वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को पढ़ लोगे तो इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए ये वीडियो। जाओ और टेलीग्राम को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लो। और साथ के साथ जो यहाँ पर आपके सामने प्रोडक्ट के लिंक दिखाई दे रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस की, राजस्थान जीके की अगर किताब वगैरह खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर लिंक दे रखा है। सबसे सस्ते प्राइस में आपको यहाँ पर किताबें मिल जाएंगी। आप इस लिंक से कभी भी खरीदारी करोगे ना तो आपको सबसे सस्ते प्राइस में चीज़ें खरीद लेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट पे लिंक करके आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहो खरीद लिया करो, डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा आपको। फर्स्ट यूनिट की बात करें, इसमें आपके सामने पहला प्रश्न है, स्त्री और पुरुष में जैविक व सामाजिक भेद को स्पष्ट कीजिए। तो महिला और पुरुष में आपको कौन सा भेद बताना है? जैविक मतलब जो महिला और पुरुष के बीच में आकार में, व्यवहार में जो भेदभाव देखने को मिलता है स्त्री और पुरुष में, उसको बताना है। और सामाजिक रूप से कैसे स्त्री पुरुष में भेदभाव होता है, मतलब उन दोनों में क्या अंतर होता है, उसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। तो इसको अपन अच्छे से पढ़ें। स्त्री और पुरुष में भेद है, मतलब जो आपके अंतर देखने को मिलता है वो दो प्रकार से देखने को मिलता है, मतलब जैविक रूप से और सामाजिक रूप से। जैविक रूप से क्या होता है, मतलब देखो जो महिलाएं हैं उनके शारीरिक रूप से अंतर होता है। जो शरीर के अंदर पुरुष गठीले देखने को मिलेंगे, महिला इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। आपके अंदर और भी अलग अलग प्रकार के जो बायोलॉजिकल रूप से जो दोनों में अंतर देखने को मिलता है। सामाजिक रूप से भी दोनों में अंतर होता है। जैसे महिलाओं के अपने अलग कार्य होते हैं, महिलाएं घर का कार्य करती हैं, बाहर का भी कार्य करती हैं, है ना। पुरुष क्या करते हैं, बाहर का कार्य करते हैं और समाज का कार्य ज़्यादातर देखने का काम करते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना अपना समाज में क्या कर रखा है, कार्य बांट रखा है। दोनों के जैविक रूप से बात करें, जैसे प्रजनन अंग की बात करें, हार्मोन्स की बात करें, शारीरिक बनावट होती है, वो दोनों की अलग अलग होती है। स्त्रियों के आपके दाढ़ी मूछ नहीं देखने को मिलती है, पुरुषों के आपके सामने दाढ़ी मूछ देखने को मिलती है। तो यही है, अलग अलग प्रकार के जो चीज़ें हैं उनमें जैविक रूप से आपको अंतर देखने को मिलता है। और ये कैसे होता है, ये सब आपको कृत्रिम रूप से नहीं होता है। ये सारी चीज़ें क्यों जन्मजात रूप हुई तो आज को नहीं कि दाढ़ी थे आके कोई अपना उगा ली, कोई तो कोई ना, जन्मजात रूप ही आवन इंसान का। तो यही है, ये सब चीज़ के जन्मजात रूप से देखना मिलती और हन आपा बदल कौन सका, मतलब ये चीज़ हमेशा ही रहेंगी, हन में कदे भी बदलाव देखना कौन मिला। उदाहरण के लिए स्त्री के पास गर्भाशय होता है और जो पुरुष के पास नहीं। तो आपको पता है स्त्री बच्चे को जन्म दे सकती है, पुरुष नहीं दे सकता है। तो ये जैविक प्रक्रिया है, ये हमेशा से चलती आ रही है और अभी भी चल रही है। और ये क्या जन्मजात रूप से है, इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, सामाजिक भेदभाव की बात करें, मतलब समाज में स्त्री पुरुष में क्या अंतर होता है, समाज और संस्कृति द्वारा निर्मित। तो इसमें क्या होता है, जिसे जेंडर कहा जाता है। तो समाज के द्वारा अलग अलग कार्य निर्धारित किए जाते हैं, महिलाओं के अलग अलग कार्य होते हैं, पुरुषों के अलग अलग कार्य होते हैं। और जो सांस्कृतिक रूप से दोनों का अलग अलग रूप स्वरूप के रूप में कार्य बांट रखे हैं, उसको क्या कहा जाता है, सामाजिक भेदभाव के रूप में जाना जाता है। समाज स्त्री पुरुष को अपनी जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को उपेक्षा प्रदान करता है। भाई स्त्रियों का अपना अलग कार्य है, स्त्रियों का घर से ज़्यादा संबंधित कार्य होता है। भाई यहाँ खड़े जाके आदमी चाहे कितने कमा लो, घर कौन संभाले, स्त्री संभाले। मैनेजमेंट का कार्य की को है, आपका सामने महिला को है, और पुरुष को कार्य क्यों है, रुपया कमान को। समझ में आ गया। तो दोनों के अपने अपने आपके सामने कार्य होते हैं। जैसे पुरुष को घर कमाने वाला माना जाता है और स्त्री को पालन पोषण और घरेलू कार्य की जिम्मेदारी दी जाए। माना कि आजकल उल्टो भी देखने मिले, लेकिन मुख्यतः अपा कोई भी चीज़ के है एक्सेप्शनल कौन देखा, एक ऊपर मतलब जो समाज में अधिकतर चीज़ हो ना ऊपर देखो जाए तो क्या है, आदमी काम करने जा बाहर ने और महिला घर का क्या काम करे, घर का संबंधित काम हो या बच्चा ने पालन पोषण को काम करे है। हालांकि ये चीज़ें स्थायी नहीं होती हैं, समय के साथ आपको पता है समय स्थान और संस्कृति हर देश में अलग अलग मिले। भारत में यह संस्कृति है, अब हिमालय चाइना में चल जाओ उठे स्त्री पुरुष ज़्यादातर वे ही गुण करी। तो हूँ दबा आपके साबु कमाई आपकी ज़िंदगी अलग हुई है। बेटे में चल जाओ ब्याह करिए, लेकिन कोई फिक्स को नहीं हो उनको। तो यही है ना कि हर जगह समय और परिस्थिति के अनुसार चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। आज की शिक्षा और आधुनिकता के कारण महिलाएं का राजनीति में, विज्ञान में, कला और व्यापार जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। तो आपको पता है जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ती जा रही है, महिलाओं हर क्षेत्र में बेहतर कर रही हैं। चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, पुरुषों को बराबरी का टक्कर दे रही हैं।
और वैसे देखें तो आज के समय घरेलू कामकाज में पुरुष भी मदद करें, भाई कमाऊंगा नहीं तो रोटी बनाऊंगा और क्या करेंगे, सीधी बात है ना। तो यही है, पुरुष क्या करते हैं आज के समय घर के कामकाज भी करते हैं। अंत में यही स्पष्ट हो गया कि जो जेंडर भेद है, जो जैविक भेद है, जो आपको जन्मजात रूप से भेद देखने को मिलता है, वो तो स्थायी है, लेकिन सामाजिक भेद क्या है, वक्त के साथ बदलता रहता है, स्थान व परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। तो जैविक भेदभाव तो आपको स्थायी है, लेकिन अजैविक भेदभाव वो क्या है, परिवर्तनशील है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, पुरुषत्व व स्त्रीत्व की अवधारणा को व्याख्या कीजिए। तो आपके सामने पुरुषत्व मतलब पुरुष और महिला की जो अवधारणा है, मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, इन दोनों समाज की जो क्या अवधारणा ही दुनिया का के कार्य हुई हन का बारे में अच्छे से पढ़ना है। पुरुषत्व से आशय होता है कि उन गुणों से है जिसे समाज पुरुष को जोड़ता है। मतलब पुरुषत्व का वह गुण ही जिससे कि समाज ने पुरुषा का रूप में देखा कि भाई पुरुष में ये गुण होना चाहिए और महिला में वह गुण होना चाहिए, वह गुण के आधार पर कोई चीज़ बांटी जा, उन्हें पुरुषत्व है। जी आदमी में पुरुष जय का गुण हुई वह पुरुषत्व कहला, जी व्यक्ति में महिला जय का गुण हुआ वो आपका सामने पुरुषत्व कहला, और जिन दोनों गुण ट्रांसजेंडर कहे जा है। जैसे कि पुरुषों को समाज पुरुषों को कैसे जोड़ता है कि वो साहसी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, कठोर होता है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। मतलब है कि भाई कोई कल काम करना होता है, आदमी ने आगे भेज दी, इमोशनल रूप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई ही, यहाँ का सब किस चीज़ से जुड़ा जाता है, आपको पुरुषों के गुण से जोड़ा जाता है। और समाज में पुरुषों से अपेक्षा करी जाए कि वो क्या करेंगे, अपना जो घर गृहस्थी है उन संभालेगा, और घर को जो बच्चा है उनको पालन पोषण को कार्य करेगा। भावनाओं से ज़्यादा महत्व कौन दिया जाए, भाई उनकी भावना को इतना ज़्यादा महत्व को नहीं, उनको महत्व यह है कि भाई बाहर न जाओ और कमा के ले, सीधी बात है ना। तो पुरुषों का क्या होता है, घर का पालन पोषण का मुख्यतः कार्य करने का अधिकार होता है। स्त्रीत्व की बात करें, मतलब स्त्री के क्या गुण होते हैं, उन विशेषताओं से होता है जिसे समाज स्त्री से जोड़ता है। मतलब स्त्रीत्व का वह गुण ही जो क्या करें, समाज है ना, समाज वो स्त्री ने स्त्री का अंदर के गुण होना चाहिए, एक स्त्री होने के लिए महिला के अंदर के गुण होना चाहिए, जैसे कोमलता, उसकी जो मतलब शारीरिक बनावट है उन कोमलता होनी चाहिए, व्यवहार में करुणता होनी चाहिए, ऐ कोई की लकड़ियाँ सिर फोड़ दे कोई आपकी सासू को, यह गुण नहीं होना चाहिए, सबके साथ बढ़िया मिलजुल के रहना चाहिए। सौंदर्यता भी वह है, आज्ञाकारिता, मतलब भाई आपको परिवार की बना के रखा, आपकी दुल्हनी जो ठाणे के साथ भी बना के रखा है, तो ऐसा को सब क्या आज्ञाकारी गुण भी होना चाहिए उसके अंदर। साथ के साथ त्याग और पोषण क्षमता, भाई कि बच्चा ही बालक ही या घर में उन्हें पालन पोषण, उन्हें संस्कार देना, ये सब कार्य किसका है, एक महिला का कार्य है। स्त्रियों को घर संभालने वाली और परिवार को एकजुटता करने वाले के रूप में देखा जाता है। तो महिला कौन है, भैया यहाँ है कि माँ है, बस दो बेटा आपस में लड़ाई करते हैं, दोनों ने बैठा के लाठी लेके करने और समझाते, क्यों ज़्यादा बडोड़ा हो गए थे, है ना। तो यही है स्त्री का कार्य होता है, सारे घर को एकजुट करने का कार्य होता है। हालांकि ये अवधारणा सार्वभौमिक नहीं है, मतलब ये अगर यह चीज़ अगर ये थे सारी भूमिका देखोगे ना तो हर कठे देखने को मिली, जगह के अनुसार परिस्थिति के अनुसार चीज़ बदल जाएगी। इतिहास और समाज शास्त्र कहता है स्त्री और पुरुष दोनों की परिस्थितियों के अनुसार इन गुणों को अपनाते हैं। भाई जय कि समाज में जरूरत है, जब मान लिया महिला है ना, समाज में क्या हो भाई पुरुष को नहीं कमा पाओ, कोई मतलब नहीं रही हो या उसकी मृत्यु होगी, तो क्या भाई महिला भी कमाने जा सके, जरूरी थोड़ी है कि आदमी कमाओ सीधा। तो परिस्थितियों के अनुसार जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। जैसे महिलाएं भी नेतृत्व करती हैं, आज के दिन देखो तो 26 जनवरी पर महिला भी थान के आगे जो कोई ब्रिगेड हो की सलामी देती मिलेगी। मतलब निर्णय लेने को भी कार्य करे, साहस और कठोर निर्णय भी ले सकती हैं। तो जरूरी थोड़ी है कि सारी घर कोई काम करे, कोई झांसी की रानी भी बने, कोई इंदिरा गांधी भी बने। तो यही है कि परिस्थिति के अनुसार महिलाएं क्या करती हैं, नेतृत्व भी करती हैं और कठोर निर्णय भी ले सकते हैं। पुरुष भी काफ़ी बार करुणा और पालन पोषण का कार्य करते हैं। भाई बात है ना, नहीं कमाओगा तो पालन पोषण नहीं करोगा। अगले वाले इकाई नंबर 2 की बात करें, आपके सामने जेंडर व सामाजिक निर्माण की बात करें तो लिंग जो समाजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। मतलब जो सोशलाइजेशन क्या होता है, जो जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है, मतलब जो लिंग समाजीकरण मतलब महिला व पुरुष है वो समाज में किस तरीके से उनका रहना चाहिए, उनको किस तरीके से अपनाया जाता है, इस बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। लिंग समाजीकरण की वह प्रक्रिया होती है जिससे व्यक्ति समाज व उसके लिंग के आधार पर भूमिकाओं और अपेक्षाएं रखता है। तो क्या होता है लिंग समाजीकरण, क्या होता है जिससे समाज व्यक्ति के उसके लिंग के आधार पर उसकी भूमिकाएं और उसकी अपेक्षा रखता है। भाई कोई आदमी जेंडर पुरुष के काम करेगो और महिला के काम करो, उस हिसाबों से उपेक्षा करी जाए, उनके कर जाए, लिंग समाजीकरण के नाम से जाना जाए।
जब जन्म से ही बच्चा लड़का है लड़की रूप से पहचान लिया जाए तो भाई जो बच्चों जन्म ले ले तभी तुरंत तो क्या जो जैविक घटका का आधार पर उनके बांट दिया जाए कि यो पुरुष है और यो पुरुष है और या महिला है, ये लड़का है या लड़की है। और उसी आधार पे उसका क्या उसी तरीके से उसका पालन पोषण भी करा जाए। भाई लड़के को थोड़ा साहसी बनाया जाता है, लड़के को घर से बाहर निकलने के लिए ट्रेन किया जाता है, लड़के को थोड़ा व्यवहार में कठोर बनाया जाता है, स्त्री को घर के लड़की को घर के कार्य ज़्यादा संभाले जाते हैं। इस सब चीज़ों से दोनों को पाला जाता है। परिवार लिंग समाजीकरण का पहला आधार है। तो आपको पता है जो परिवार है ना, जो आपका घर गृहस्थी है जो आपका सामने जेंडर है, लिंग समाजीकरण को पहला आधार है। मतलब सबसे पहली इंसान ने शिक्षा कठिन मिले, घर से शिक्षा मिले आपका सामने। लड़के को अक्सर खिलौनों में बंदूक, कार व फुटबॉल दिए जाते हैं। तो अधिकतर केवल टाबरा का छोटा टाबरा का खिलौना कहीं का मिलेगा पुरुषान के, तो बंदूक दी जाएंगी है ना, खेल का खिलौना होगा, फुटबॉल वगैरह ज़्यादातर देखने मिलेगा जिससे वो बाहर जाके खेल सकें। लड़कियों में अधिकतर क्या देखने को मिलता है, लड़कियों में आपके सामने गुड़ियाँ, रसोई से जुड़े जो खिलौने हैं और सजावट के सामान है वो मुख्यतः देखने को मिलते हैं। तो यही है कि स्त्री और जो लड़की व लड़का ने दोनों को खेल के सामग्री में अंतर देखने मिला है। इससे बच्चों में शुरू से ही पुरुषत्व और स्त्रीणता की जो सामाजिक अवधारणा देखने को मिलती है। तो यूँ क्यों है, बच्चों जो कोई भी बच्चा है वो बचपन से ही क्या स्त्री व पुरुष के जो गुण होते हैं उसके अंदर उसको अपनाना धीरे धीरे शुरू कर देता है कि भाई स्त्री का ये कार्य है, पुरुष का ये कार्य है, दोनों अपने अपने हिसाब से कार्य को बांटना शुरू कर देते हैं। जैसे हम विद्यालय शिक्षा में बढ़ते हैं, जहाँ जय जय विद्यालय में जहाँ उठे के वह है जो उठे भी यह चीज़ प्रभावित करे। भाई लड़का कुछ मत दिख रही, बड़ा मुर्ख को शॉट की मार दी, लड़किया ने कौन मारे जा भैया, क्या मार दी जा, है ना। तो यही होता है, ये आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। लड़कियों को क्या किया जाता है, प्रेयर वगैरह बुलाने के लिए, पोयम वगैरह के लिए ज़्यादातर बुलाया जाता है। लड़के को क्या किया जाता है, जो आपके सामने प्रेयर को कराने के लिए कार्य दिए जाते हैं, है ना। लड़के को क्लास में चीज़ों को मैनेज करने के लिए, भाई टेंट लगाओ तो कौन लगाओ, लड़का लगाओगा, है ना। खेलने की सामग्री कौन लेके आओ, लड़का लेके आएगा। लड़कियों के कार्य है उठे जो डांस वगैरह की प्रतियोगिता उनमें भाग लीजिए। तो यही है, अगर आप विद्यालय में भी जाओगा तो ये शिक्षा प्रणाली में भी ये सब चीज़ अपने झलके हैं। लड़कों से अपेक्षा की जाती है कि वो गणित और विज्ञान में, तो लड़का कदे देख लीजिए उनको गणित में ऑटोमेटिक ही दिमाग चलाया जाता। और लड़कियों किस में होती अच्छी होती हैं, लड़कियां ने कदे देख ली वो पेंटिंग होगी, हन में घर को काम करना होगो, हन सब चीज़ें हमेशा बढ़िया रही हैं। तो दुनिया का क्या है, ये जेनेटिक रूप से चीज़ें हमें मिलती हैं, जैविक रूप से। मीडिया और विज्ञापन में पुरुषों और महिलाओं की छवियों को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो मीडिया में देखोगा कि महिला का सौंदर्य प्रसाधन का सामान है ना, फेयर एंड लवली को ऐड होगो, एक चीज़ें महिला को ज़्यादा प्रयोग होगो। और जो लड़का वगैरह को गाड़ी वगैरह को, मोटरसाइकिल वगैरह को का ऐड हमेशा कौन दिखाया जाएगा, लड़को दिखाया जाए, है ना। तो दोनों को जैसे कार्य होते हैं विज्ञापनों में भी, जिनके जो जो कार्य उस रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता है। तो गाड़ी का कदे देख लिया एडवर्टाइजमेंट में था ना, हमेशा लड़को चला तो मिला को, है ना। और फेयर एंड लवली को कोई पाउडर को और कोई आपने साबुन को रन को ऐड करती कौन मिलेगी, हमेशा महिलाएं देखने मिलेगी। हालांकि आधुनिक समाज में प्रक्रिया बदल रही है, अब धीरे धीरे समाज बदल रही है तो चीज़ भी बदलती जा रही है। लड़कियां भी खेल और विज्ञान में, आपके पता है सेना में भी महिलाएं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। तो हर क्षेत्र में महिलाओं का बराबरी का योगदान देखने को मिल रहा है। लड़के भी अब संवेदनशील और सहयोगी बनते जा रहे हैं। तो लड़का भी आजकल के संवेदनशील बनता जा रहे हैं भाई, है ना। क्यों, अब आधी जगह में लड़की लेने लगी तो छोरन जगह बच्ची को नहीं कटे, संवेदनशील आप ही बनेगा। और इससे क्या लिंग समाजीकरण है उससे बदलाव देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या समाज में लिंग समाजीकरण की जो भावना है वह देखने मिल रही है। अगले वाला पॉइंट है लिंग भूमिका, रूढ़िवादी और पहचान पर चर्चा करना। तो जो अलग अलग लिंग होते हैं, जैसे जिसमें स्त्री और पुरुष होते हैं, उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं। रूढ़िवादिता मतलब पुरानी विचारधारा कहें क्यों है, और उन पर पहचान करके अपनान क्या करना है, उन पर टिप्पणी करनी है। तो लिंग भूमिकाओं की बात करें तो लिंग भूमिकाएं वो हैं जिससे समाज में उपेक्षा की जाती है। स्त्री व पुरुष के लिए तय किया जाता है कि वो क्या कार्य करेंगे। तो लिंग भूमिका वही चीज़ ही भाई जो स्त्री और पुरुष है दुनिया से अपना अपना तरीका से या उपेक्षा करी जाए कि स्त्री यो काम करेगी और महिला यो काम करेगी। जैसे पुरुष को कमाने वाला और स्त्री को घर संभालने वाली माना जाता है। तो वही गिनी चुनी बात है इनमें कि स्त्री ने कमान वाली और पुरुष ने कमान वाली और स्त्री ने घर संभालने वाली मानी जाए। लेकिन ये जैविक रूप से या सामाजिक रूप से निर्मित होती है। मतलब समाज हर चीज़ें ने पहले मानता हुआ है ना। पहले मानने से कि महिला ने नहीं पढ़ानी चाहिए, बाहर नहीं निकल देनी चाहिए। तो ये कि रूढ़िवादी सोच है। रूढ़िवादी अवधारणा की बात करें, रूढ़िवादी मतलब पुरानी सोच, जो पुराने व्यक्ति हुआ करती उनकी क्या सोच थी, पुराने टाइम में क्या चीज़ चला करती वह।
जो समाज में स्त्री और पुरुष की अवधारणाओं को क्षमताओं को लेकर बनी है। भाई पहले का टाइम में क्या होया करती, पहले का टाइम में आपका समझ शारीरिक गतिविधि ज़्यादा होया करती, जैसे कृषि होगी, है ना, युद्ध होगा आपके सामने, और भी जो कोई कार्य होया करता, उन पुरुषा को जो पुरुषार्थ होया करता, उन शरीर को जोर ज़्यादा चाहे करता, उन स्त्री की भूमिका कौन रहती। अब क्यों को टाइम बदले हो और अब दिमाग को ज़्यादा उपयोग होना को, शरीर को उपयोग कम हो, तब दिमाग को तो उपयोग महिला को भी तो चला, पुरुषों को भी तो चला, एक लेके दोनों बराबरी में आके खड़े हो गए हैं। तो इसमें क्या होता था, पहले जो रूढ़िवादी सोच होती थी, इसमें क्या स्त्री और पुरुष की क्षमताओं और व्यवहार से लेकर बनती थी। इम क्या होया करता हो, जहाँ स्त्री है, स्त्री के लिए और पुरुष के लिए दोनों की अपनी क्षमताएं और जो उनकी जो व्यवहार होता है, उस आधार पर सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती थी। जैसे ये मान्यता है कि स्त्री केवल भावनात्मक होती हैं, जहाँ यह एक भावना है कि स्त्री है ना वह केवल एक भावनात्मक मतलब इमोशनल ज़्यादा हुआ है, यह चीज़ देखने मिला है। और पुरुष तर्कशील होते हैं, और पुरुष कहें का वहीं बस तर्क लॉजिकल बात ज़्यादा करी, क्यों बाहर नहीं निकली, जहाँ लॉजिक ज़्यादा बिठाई में समाज ज़्यादा देखी। यह रूढ़िवादी व्यक्तियों को स्वतंत्रता को सीमित करता है। तो यह चीज़ क्या बताया कि भाई यह चीज़ इंसान ने सीमित कर लिया, अब वो हमेशा ही सोचो कि भाई या तो स्त्री है असंवेदनशील जाता है, तो जरूरी थोड़ी पुरुष भी हो सकता है संवेदनशील, महिला भी हो सकती है, तो कोई जैविक घटक है, आप किसी व्यक्ति के अंदर अलग अलग हो सकता है। लिंग पहचान की बात करें, लिंग पहचान क्या करता है, इसका आशय व्यक्ति की स्वयं की समझ से है कि वह स्त्री है या पुरुष है, दोनों अलग अलग है। मतलब ये जो लिंग पहचान यह है कि भाई महिला है पुरुष है, या जो पहचान देखने मिला है इनके कर जाए लिंग पहचान, भाई टापर जानते हैं उनका जो जैविक घटक हुई वो के आधार पर, बायोलॉजिकल ट्रेड के आधार पर उसको पता कर लिया जाता है कि स्त्री है या पुरुष है। यह पहचान केवल जैविक लिंग पर आधारित नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति की आत्म अनुभूति और समाज की स्वीकृति पर निर्भर करती है। तो यह चीज़ सिर्फ बायोलॉजिकली डिपेंड कौन करे, बल्कि इंसान की आत्म स्वीकृति पर। तो काफ़ी बार क्यों भाई लड़का हो भाई लड़की की तरह रहने को पसंद करी, है ना, और पुरुष होते हैं वो महिलाओं की तरह, मतलब महिलाएं और पुरुष की तरह रहना पसंद करती हैं। तो यह उनकी आत्म स्वीकृति खुद पर भी डिपेंड करी वह सब चीज़, और समाज उन्हें के रूप में स्वीकार करना चाहा है, समाज की स्वीकृति भी जरूरी हुआ है। और उन्हें क्या कहा जाए, जो अपना जेंडर चेंज करके रही उन्हें ट्रांसजेंडर के रूप में है जाना जाए। समाज में रूढ़िवादी लिंग भूमिकाएं देखने को मिलती है। तो समाज में कहें कि जो पुराने टाइप की जो सोच है वह देखने मिला है। धारणाएं क्या होती है, महिलाओं को शिक्षा रोजगार और निर्णय लेने में बाधित करती हैं। तो अगर कोई आदमी की पुराने टाइप की सोच है तो वो भाई आपको घर में कोई लड़की है उन्हें बाहर न जाना पढ़न कौन देगो, बाहर न इतने निकलन कौन देगो, काम कौन कर देगो। तो यही है, इससे क्या होगा, महिलाएं हैं अब वो उसके घर में क्या लड़की शिक्षित नहीं होगी, उसको रोजगार और वो जितना उसको समाज में आगे बढ़ना चाहिए था उतना वो नहीं बढ़ पाएगी। वहीं पुरुष भी कठोर परिस्थितियों होने पर दबाव डालते हैं, और उनके भाई कोई आप पुरुष है, घर में बच्चा है, तो उनके तरीकों ट्रेन कर जाओ कि वो कठोर बने। लेकिन ज़रूरी नहीं, हर व्यक्ति कठोर नहीं होता व्यवहार से, कुछ व्यक्ति उनका व्यवहार कैसा होता है, सॉफ्ट भी होता है। तो यह आपके सामने जो यूनिट नंबर 2 है उसका मैंने रिविज़न आपको करवा दिया है। अब बढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 3 की तरफ। भारत में कन्या और महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण व शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। तो भारत में जो स्त्रियां हैं उनकी जो कहीं को स्वास्थ्य है, उनको पोषण कहीं को और शिक्षा की स्थिति कहीं है, कहीं की ये चीज़ पर थाने क्या करना है, विश्लेषण करना है। पहले वाले पॉइंट से अपन पढ़ना शुरू करें। भारत में महिलाएं और कन्याओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित रही है। तो भारत जो देश है ना, इन जो महिला ही और जो स्त्री उनको अगर पुराने टाइम से अगर आप बात करें तो उनकी क्या स्थिति क्या थी, पहले ठीक कौन थी। क्यों, पहले तो स्त्रियां सती बना दिया जाया करता, पर्दा प्रथम लिया करती, शिक्षा कौन दी जाया करती, घर का अलावा बाहर न कौन जान दिया करता, ये सारा काम होया करता ना। लेकिन आज के टाइम में स्थिति बदल गई, भाई महिला भी आधुनिक रूप से रहने लगी, पर तो करी तो करी नहीं कौन करी, है ना। तो यही कि इस वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में उन्हें कम सुविधा मिलती थी। तो पहले का टाइम में क्या होती, महिला ने ना कम सुविधा मिला करती, भाई उनके मासिक धर्म की जो समस्याएं होती है उन सब चीज़ों से लेकर भी उनमें जागरूकता कम देखने को मिलती थी। ग्रामीण इलाकों में प्रसव और प्रसव उपरांत सेवाओं की कमी हुआ करती थी। तो ग्रामीण इलाकों में जो प्रसव से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिलती थी, और वहाँ पर क्या इसमें महिलाओं की काफ़ी बार मृत्यु भी हो जाती थी। क्यों, भारत में पहले चिकित्सा भी को नहीं आया करती इतना ज़्यादा, कोई दायर कोई बाहर वह करवाया करती ना, उन्हें इतना ज्ञान को नहीं आया करतो प्रसव। तो इससे क्या था, मातृ मृत्यु दम मतलब बच्चे और माँ की मृत्यु इससे हो जाती थी। पोषण के मामले में अक्सर कन्याओं को अक्सर परिवार में कम महत्व दिया जाता था। तो आपको पता भाई स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा पोषण मतलब कम पोषण की जरूरत होती है, लेकिन उनके अंदर पोषक तत्व ज़्यादा होने चाहिए।
और पुरुषों को क्या माना जाता था, भाई वो घर में काम वही करते थे, कमाने वाले वही हुआ करते थे, तो क्या उनको ज़्यादा पोषण तत्व दिया जाता था और महिलाओं को कम दिया जाता था। तो इसलिए क्या हो जाता था, महिलाएं हैं वो पोषक तत्व के मामले में भी पीछे रह जाती थी। इसलिए अक्सर महिलाएं किसका, कुपोषण और एनीमिया का शिकार हो जाती थी। तो पहले के टाइम में क्या होया करता, महिला है वह अलग अलग प्रकार की उन्हें बीमारी हो जाया करती। क्यों? क्योंकि पोषक तत्व उन्हें मिलता को नहीं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी असमानता देखने को मिलती है। और जो शिक्षा को क्षेत्र है, पढ़ाई को क्षेत्र है, इनमें भी जो महिला है वह क्या करती, वह पीछे रह जाया करती। पारंपरिक समाज में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। जो पहले को समाज होया करते, इन क्या करते, महिला ने ना, लड़कियां समाज में शिक्षा में पीछे रखे जाया करते, उन्हें वंचित करके रखा करते। पारंपरिक समाज में लड़कियों को क्या, आप पहले का समाज में महिला देखो पढ़ाई भी कौन कराया करता, बाहर ने भी कौन जान दिया करता, तो शिक्षा सभी के वो वंचित रहा करती। लेकिन जैसे भारत को स्वतंत्रता मिली, अनेक प्रयास किए गए, इससे कि ग्रामीण और जो गांव के लोगों की सोच बदल गई। अब अपने गांव में थोड़ी है कि समस्या था, देखने मिला कि जो लड़की भाई कॉलेज में थे, अधिकतर वीडियो लड़की भी देख रही होगी, तो पढ़ना जाओ ना, बाहर ने पढ़ाई भी कराई था, कोचिंग भी कराई, नौकरी भी लगाई ना, तो क्या वक्त के साथ चीज़ें बदलने चली गई। विवाह और घरेलू जिम्मेदारी के कारण कई लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थी। तो पहले क्या है कि घरा को काम ज़्यादा कराया करता, तो यहाँ कहता भाया भाई अगर 10वीं तक पढ़ ली तो गुनो ये ब्याह करते हो। अब या को नहीं, अब भाई नौकरी लगाने की सोचें। हालांकि हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं ने, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और मिड डे मील जैसी योजनाएं, इन्होंने क्या किया, महिलाओं की शिक्षा और पोषण में सुधार लाया है। तो अलग अलग प्रकार की जो योजना देखने मिली था, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कस्तूरबा गांधी महिला विद्यालय होगी, मिड डे मील जैसी योजनाएं हैं, ये क्या करी, महिला ने आपका सामने जो पोषण है उनका पोषण में भी सुधार को कार्य करे जा रहे हैं। और इससे क्या महिला ने जागरूकता भी करी जा रही है कि भाई उन्हें किस किस प्रकार को पोषक तत्व लेना चाहिए ताकि वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार देखने को मिल रहा है। अब थानवेरा आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया गया, इनके कोई भी गर्भवती महिला हो उन्हें उसके बारे में जानकारी दी जा कि भाई उन्हें कौन सा पोषक तत्व खाना चाहिए, कौन सी दवाई देनी चाहिए, सरकार फ्री में हर व्यवस्था करवा है। तो इससे क्या स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार देखने को मिला है, जिससे पोषण आहार कार्यक्रम जागरूकता अभियानों में भी स्थिति में बदलाव आया। तो यह क्या है, समय के साथ में आपको जो स्वास्थ्य सेवा है उसका भी विस्तार देखने को मिला है, और इससे जो लोग हैं उसके जो खाने पीने की जो व्यवस्था है उसमें भी बदलाव को देखने को मिला है। फिर भी हमारे भारतीय समाज में क्या कि पूर्ण रूप से अभी सोच में बदलाव को नहीं आयो, अभी और टाइम लगा हो, है ना। अभी भी क्या महिलाओं को क्या शिक्षा में स्वास्थ्य में बराबरी का अधिकार नहीं मिला है। वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं और आज नहीं तो कल वो बराबरी के स्थान पे महिलाएं आकर खड़ी हो जाएंगी। अगले वाले पॉइंट की बात करें, कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर चर्चा कीजिए। तो भाई कन्या भ्रूण हत्या की व शिशु हत्या की और महिलाओं के विरुद्ध जो घरेलू हिंसा देखने मिला, इस पर अपना टिप्पणी करनी है। तो कन्या भ्रूण हत्या और जो शिशु हत्या है ये भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमाई हुई हैं। तो आपको पता है जो कन्या भ्रूण हत्या इनकी है, जो कोई लड़की है ना, अगर सोनोग्राफी के द्वारा क्या पता कर लिया जाता है गर्भ में कि लड़की है लड़की, तो अगर लड़की होती है तो उसको क्या कर दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। तो ये ऐसी जो सोचें हैं, ऐसी जो सोच है वो हमारे समाज में क्या है, जो सामाजिक बुराई को बढ़ावा देती हैं। इससे क्या होता है, ये पुत्र प्रदान की भाई छोरो होगो जना इस वंश आगे बढ़ेगो, छोरो होना जरूरी है अपने परिवार में। तो ये सब प्रकार की जो पुरुष प्रधान सोच है और जो दहेज प्रथा है, इनके कारण क्या कई परिवारों पर कन्या ने बोझ समझा करता है कि मैं लड़की होगी परिवार में तो क्यों हो, एक प्रकार को बोझ हो, क्यों पहले दहेज भी ज़्यादा देना पड़तो। जिससे क्या अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीक के दुरुपयोग से गर्भ में महिलाओं की हत्याओं की घटनाएं बढ़ी। तो इससे क्या हुआ, जो आपका समय सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड जैसी जो तकनीक थी, इससे महिलाओं को क्या हो, गर्भ में जो कन्याएं उनकी जो हत्या कर दी जाती थी, इस जैसी दुर्घटनाएं भी आपको देखने को मिली थी। इसका परिणाम लिंगानुपात में भारी असंतुलन के रूप में शामिल हुआ। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भी व्यापक समस्या रही। तो महिलाओं के विरुद्ध अलग अलग प्रकार के सामने आपको पता है हिंसा भी देखने को मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है, जैसे कि घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और यौन शोषण जैसी जो कार्यस्थल पे महिलाओं पे क्या होता था, यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं देखने को मिलती थी। ये भी हमारे समाज के लिए क्या है, एक बहुत ही गलत प्रकार की घटनाएं हैं। इससे महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा प्रभावित होती है। इसलिए सरकार ने अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं लेकर आई, जिसमें गर्भ धारण पूर्व और प्रसव निर्दान जो तकनीक है 1994 की,
जिसमें गर्भधारण पूर्व और जो तकनीक निदान है उस पर सरकार ने काम किया। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 जैसे कानूनों को बनाया गया। इससे क्या हुआ, समाज में जागरूकता बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाए गए। तो इसमें क्या हुआ आपके सामने, इसमें दो दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाए गए और समाज में महिला ने जागरूकता करने के लिए सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाया गया। फिर भी जब तक मानसिकता नहीं बदलती तब तक अपराधों को पूरी तरफ से खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक लोगों की सोच पूर्ण रूप से नहीं बदल जा तब तक इस प्रकार का जो समाज में अपराध नहीं वह पूर्ण रूप से खत्म को नहीं उसकी। और महिलाओं के अधिकारों को समान और सच्चे अर्थों में समाज की प्रगति है। और जब तक महिला ने पूर्ण रूप से समानता नहीं मिल जा तब तक के बतास का था कि महिला को सच्चे अर्थ हम समाज की प्रगति को नहीं मान सका। यूनिट नंबर 4 की बात करें, जेंडर न्याय। तो जेंडर न्याय क्या है, सभी महिला व पुरुषों को बराबरी का अधिकार मिले, उसको जेंडर न्याय के रूप में देखा जाता है। तो भारत में महिला आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो जो भारत में जो महिला आंदोलन है उसका बारे में अपना टिप्पणी करनी है। भारत में महिला आंदोलन का इतिहास सामाजिक सुधारों के आंदोलन से जुड़ा हुआ। तो भारत में जो महिला आंदोलन देखने मिले यो क्या है, भारत में जो सामाजिक सुधार है उससे यह चीज़ जुड़ी हुई है। 19वीं शताब्दी में राजा मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। तो कब से शुरू हुआ चीज़, जो 19वीं शताब्दी में सती प्रथा से यह चीज़ है, सती प्रथा को विरोध करे गए तो उससे यह चीज़ शुरुआत हुआ है। उसके बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने क्या किया, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अलग अलग प्रकार की जो सामाजिक कमी, जो सामाजिक जो रूढ़ियाँ थी और जो सामाजिक परंपराएं थी उनको हटाने के लिए इन्होंने कार्य किया, जिसमें विधवा पुनः विवाह जैसे जो कार्यक्रम थे, जो आपके सामने रूढ़ियाँ थी, उनको समाज से पूर्ण रूप से उखाड़ कर फेंकने का कार्य किया। यह महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई की शुरुआत थी। और इससे क्या हुआ, सबसे पहले महिलाओं की लड़ाई विरुद्ध, महिलाओं के जो अधिकारों के विरुद्ध में लड़ाई की शुरुआत की इन्होंने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं को नया आयाम मिला। जो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होता है इसमें महिलाओं को क्या एक नया आयाम मिलता है, नया दृष्टिकोण मिलता है। महिलाओं की अलग, लोगों की महिलाओं के प्रति एक अलग सोच सामने आती है। जब क्यों आती है, क्योंकि सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा असाफ अली जैसी महिलाओं ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रियता की भागीदारी रही। तो वो क्या है, वो सब महिलाएं सक्रिय रूप से आपके सामने आंदोलन में जुड़ी रही। इससे क्या हुआ, महिलाओं को राजनीतिक चेतना और सामाजिक समानता की दिशा में प्रेरणा मिली। तो इससे क्या हुआ, महिलाओं को राजनीतिक रूप से चेतना मिली और सामाजिक समानता है वो भी देखने को मिलती है। मतलब महिला क्या करो भाई, महिला बढ़ चढ़ के भाग लियो समाज में, ताकि हर व्यक्ति है उन अधिकार मिले, लोगन समझायो। जब कस्तूरबा गांधी लोगन स्वच्छता को पाठ पढ़ायो, सरोजनी नायडू या क्या करो या राजनीतिक रूप से सक्रिय रही, तो लोगों ने लगे कि महिला भी पुरुषों का बराबर कार्य कर सके हैं। अगले वाला पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद में महिला आंदोलन का ध्यान। भाई स्वतंत्रता मिलने के बाद में लोगों को ध्यान कठिन गयो, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और यौन उत्पीड़न जैसे जो समानता के मुद्दे थे इन पर लोगों का ध्यान केंद्रित हुआ। तो स्वतंत्रता का बाद में जो लोगों को ध्यान है वो कटे गए, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और यौन उत्पीड़न जैसे जो मुद्दे थे इन पर लोगों का ध्यान गया। और रोजगार मुद्दों पर भी केंद्रित किया। क्यों भाई, अब लोगों समय के साथ जो पिस्सा की बात जरूरत है वह भी बढ़ी, तो इस लोगों को क्या हो, लोगों की सोच बदली, लोगों की जो कि भाई महिला है वह भी पुरुष का बराबर रुपया कमा सकें, इन सब प्रति सोच लोगों की चेंज हुई। इससे क्या 1970 व 1980 के दशक में महिला संगठनों ने जोरदार आंदोलनों के माध्यम से सरकार महिला हितैषी कानूनों बनाने की भागीदारी निभाई। तो क्या 1970 और 80 में महिला की अब धीरे धीरे पढ़नी शुरू हो गई थी और उन्होंने क्या किया, अपनी आवाज़ को बुलंद करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, जो सरकार है उस पर प्रेशर पड़ा और सरकार ने क्या महिला हितैषी जो कानून है उसके बनाने के लिए उनको बाध्य किया गया। आज महिला आंदोलन केवल आंदोलनों तक ही, अधिकारों तक ही सीमित नहीं है। तो आज जो महिला का जो आंदोलन है, आज जो महिला की बात है, बस सिर्फ क्या है उनका अधिकारा तक ही सीमित नहीं, बल्कि पर्यावरण, शिक्षा व स्वास्थ्य और राजनीतिक भागीदारी जैसे व्यापक मुद्दों से भी जुड़ी हुई है। तो इन क्या है, महिला का क्या है, महिला को सिर्फ कार्य सिर्फ आंदोलन करना ही को नहीं, बल्कि पर्यावरण, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे राजनीतिक मुद्दे इन पर भी महिला बढ़ चढ़ के आज के सामने दिखाई दी। कोई एनजीओ कर रखा है, कोई बुटीक खोल के बैठी है, कोई आपका सामने कोई शिक्षा में, आज देखो राष्ट्रपति तक आज भी अपनी कौन है, एक महिला है। तो हर क्षेत्र में महिला की भागीदारी है, वाकई है बराबरी की दिखाई दे है।
महिला आंदोलनों ने भारतीय समाज में गहरी जागरूकता पैदा की, और जो महिला आंदोलन देखने मिले इससे कि समाज में गहरी हर व्यक्ति वो जागरूक हो और महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की शक्ति दी। तो इससे क्या हो, हर महिला है उन अपना जो आंदोलन, अपना जो अधिकार के प्रति जागरूक करने को कार्य करे। तो यह आपके सामने जो कंप्लीट रिवीजन है जेंडर एंड सोशल जस्टिस, इससे संबंधित मैंने कंप्लीट रिवीजन आपको करा दिया है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको, जाकर जरूर से पढ़ लेना।